हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 17वां लेसन लोगों की भागीदारी 1885 से 1919 ईस्वी तक उसके बारे में पढ़ेंगे। 1885 से 1905 ईस्वी तक राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभुत्व रहा। 1905 से 1919 तक कांग्रेस की बागडोर उग्र राष्ट्रवादियों ने संभाली। शुरुआत में कांग्रेस ने आम जनता की बजाय मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बाद में आम जनता भी संगठन का हिस्सा बन गई। कांग्रेस की स्थापना के बाद हरियाणा की राजनीतिक स्थिति में भी अनेक परिवर्तन हुए। यहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1919। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में राजनीतिक चेतना अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कांग्रेस की स्थापना ने इसको और ज़्यादा गति प्रदान की। कांग्रेस की स्थापना संबंधी मतों में पहले मत के अनुसार 1885 से 1884 ईस्वी के बीच की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण इसकी स्थापना हुई। द्वितीय मत के अनुसार यह परिस्थितियों की नहीं बल्कि ए.ओ. ह्यूम तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों के प्रयत्न की देन है। विवेचना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कुछ अंश तक सत्यता तथा कुछ अंश तक असत्यता है। जहाँ तक इसकी स्थापना में उस समय की परिस्थितियों की भूमिका का प्रश्न है, उनकी विवेचना से पता चलता है कि उन्होंने पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्था के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके इस सराहनीय योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार नहीं की होती तो ऐसा भी हो सकता था कि ए.ओ. ह्यूम तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे महान तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इस प्रकार की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना में सफल न हुए होते। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य जो भी रहा हो, इसकी स्थापना से हरियाणा के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस अध्याय के अंतर्गत हम हरियाणा में 1885 से 1919 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी चुने गए तथा कुल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। हरियाणा प्रदेश से मुरलीधर इन 72 सदस्यों में शामिल थे। 1886 ईस्वी में अम्बाला में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई। इसकी स्थापना का श्रेय मुरलीधर को ही जाता है। उनसे प्रभावित होकर लाला लाजपत राय ने 1887 ईस्वी में हिसार में कांग्रेस की शाखा स्थापित की। रोहतक जिले में 12 अक्टूबर 1888 ईस्वी को कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अनेक वकीलों तथा प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया। इस सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष तुर्राबाज थे। उस समय कांग्रेस के अधिवेशनों का नेतृत्व मुरलीधर तथा लाला लाजपत राय कर रहे थे। इनके अलावा दुनीचंद, छबीलदास, दीनदयाल शर्मा, सादीलाल, गौरीशंकर व बाल मुकुंद गुप्त आदि भी नियमित कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते थे। 1892 ईस्वी में लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर चले गए, जिससे हरियाणा में कांग्रेस के प्रसार की गति कुछ धीमी पड़ गई। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भी लोगों पर दबाव डाला, जिससे कांग्रेस की सभाओं में भाग लेने से कुछ लोग डरने लगे। अम्बाला में मुरलीधर की कोशिशों के कारण कांग्रेस का प्रसार लगातार होता रहा, लेकिन अब भी इसका विकास अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। हरियाणा की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर जो सफलता कांग्रेस ने प्राप्त की, उसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरा है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को सारे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस विषय में कहा कि सारा भारत राष्ट्र
एक व्यक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ। बंगाल विभाजन के कारण 1905 ईस्वी में हरियाणा में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। उस समय राजनीतिक गतिविधियों में अचानक व तीव्र परिवर्तन हुए। कांग्रेस ने पूरे भारत में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कर दी। हरियाणा में यह आंदोलन बहुत तीव्र गति से फैला। हरियाणा में जगह जगह विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर बल दिया गया। यहाँ के लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप सरकारी नौकरियों को त्याग दिया तथा विदेशी वस्त्रों के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। सुरेंद्र नाथ जैसे उदारवादी नेता भी बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा एक बम धमाके के समान थी, जिसमें जनता का अपमान तथा उपहास उड़ाया गया था। हरियाणा में कांग्रेसी नेता मुरलीधर ने 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी में अंबाला में एक स्वदेशी सभा का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या ने जोश के साथ भाग लिया। इस सभा में सभी हरियाणा वासियों से अपील की गई कि वे विदेशी वस्तुओं को उसी समय त्याग दें तथा उनके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। मुरलीधर की अपील पर सारा हरियाणा कुछ ही समय में स्वदेशी के रंग में रंग गया। मजदूर, किसान, दुकानदार, वकील, अध्यापक, छात्र, जमींदार आदि सब के सब एक साथ खड़े हो गए। बंगाल विभाजन की घटना ने नरम दल के नेताओं को भी आक्रोशित कर दिया था। बंगाल विभाजन के विरोध में समस्त भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जो शायद बहुत वर्षों में जाकर होता। हरियाणा में स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को स्पष्ट रूप से डॉक्टर के.सी. यादव द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका से समझा जा सकता है। उन्होंने इस तालिका में 1905 से 1907 ईस्वी के विदेशी माल की खरीद में आई गिरावट को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया है। बंग आंदोलन तथा स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप हरियाणा में 1907 ईस्वी तक हर जिले में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। हरियाणा में इस आंदोलन को सफल बनाने में आर्य समाज की भूमिका को बिल्कुल भी नहीं भुलाया जा सकता। अगला है लाला लाजपत राय का निर्वासन। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन ने हरियाणा में राजनीतिक गतिविधियों को काफ़ी तीव्र कर दिया। सारा हरियाणा स्वदेशी व बहिष्कार के नारों से गूंजने लगा था। इस आंदोलन को हरियाणा में लोकप्रिय व सफल बनाने में लाला लाजपत राय, मुरलीधर तथा आर्य समाज के बहुत से नेताओं ने अहम योगदान दिया था, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा योगदान लाला लाजपत राय का रहा था। उसकी लोकप्रियता इस समय महान कांग्रेसी नेताओं से भी ज़्यादा हो चुकी थी। इस समय उनकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार भी उनको लेकर बौखला गई थी। लाला जी की बढ़ती लोकप्रियता अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लग रही थी। समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में इस कार्रवाई के विरोध में जमकर लेखन कार्य हुआ। पूरा हरियाणा धरनों तथा प्रदर्शन का क्षेत्र बन गया। लोग किसी भी हालत में लाला जी का यह अपमान सहन करने को तैयार नहीं थे। अंग्रेजी सरकार ने प्रतिक्रिया करते हुए इस विरोध को दबाने के लिए दमन का सहारा लिया, परंतु इससे यह आग बुझने की बजाय और ज़्यादा भड़क गई। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, धरनों, जुलूसों आदि पर अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाने लगा। कुछ लोग सरकार की दमनकारी नीति के आगे झुक गए, परंतु जन सामान्य में सरकार का विरोध लगातार जारी रहा। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 18 नवंबर 1907 को लाला लाजपत राय को जेल से रिहा कर दिया गया। अब लाला लाजपत राय एक लोकप्रिय तथा राष्ट्रीय स्तर के नेता बनकर उभरे। उनके भारत वापस आते ही हरियाणा में कांग्रेस और आर्य समाज की गतिविधियों में दोबारा से तीव्रता आ गई। लाला जी के निर्वासन ने उन्हें तथा हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। अगला है सूरत अधिवेशन और कांग्रेस विभाजन। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की दूरदर्शिता से कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में
विभक्त होने से बच गई। परंतु गर्म दल व नरम दल के बीच बढ़ते मतभेद ने बहुत दिनों तक यह स्थिति नहीं बने रहने दी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की इस घोषणा पर कि स्वराज कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य है, दोनों पक्षों के बीच मौलिक विवाद रहा। नरम दल वाले इसकी व्याख्या औपनिवेशिक राज्य के रूप में कर रहे थे। वे ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में ही संवैधानिक उपायों के माध्यम से सभी शासनिक व प्रशासनिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करना चाहते थे, जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को प्राप्त थी। वे निष्क्रिय प्रतिरोध के कट्टर विरोधी थे। इसके ठीक विपरीत उग्र विचारधारा वाले स्वराज की व्याख्या पूर्ण स्वराज्य के रूप में कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जब सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में उदारवादी डॉक्टर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने में सफल रहे, तब तिलक जी ने विरोध करते हुए निर्वाचन को चुनौती दी। इस पर अधिवेशन में जमकर हंगामा हुआ, यहाँ तक कि चप्पल, जूते और डंडे भी चले। श्रीमती एनी बेसेंट ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए लिखा है कि सूरत अधिवेशन की यह घटना कांग्रेस की सबसे बड़ी दुखद घटना थी। अधिवेशन के दूसरे दिन कुल 1600 में से 900 उदारवादी प्रतिनिधियों ने अलग से एक सभा की, जिसमें कांग्रेस का विधान तैयार करने के लिए 100 व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई। उसने जो विधान तैयार किया उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य तथा संवैधानिक उपायों को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। गर्म दल ने इसका जबरदस्त विरोध किया तथा इसे मानने से इनकार कर दिया और वे कांग्रेस से अलग हो गए। भारतीय इतिहास में इसे कांग्रेस का काला अध्याय भी कहकर संबोधित किया जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इस फूट का लाभ उठाते हुए गर्म दल के नेताओं लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह व अरविंद घोष आदि पर अभियोग चलाए। अगला है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। 1907-8 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, परंतु क्रांतिकारी नवयुवकों ने स्थिति पर नियंत्रण करते हुए एक बार फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। सूरत अधिवेशन की घटना ने एक बार तो पूरे देश के नवयुवकों को घोर निराशा में डाल दिया था। अब नौजवानों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने की ठान ली थी। हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत के पीछे लाला लाजपत राय का निर्वासन था। यहाँ के लोग लाला जी के इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार ने लाला जी को रिहा किया था, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, विशेषकर नौजवानों पर। सरदार अजीत सिंह ने पंजाब के सभी मुख्य शहरों में गुप्त क्रांतिकारियों की फौज खड़ी करने की योजना तैयार कर रखी थी, परंतु गिरफ्तार होने के कारण वह अपनी इस योजना को सिरे नहीं चढ़ा सके। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का विरोध करते हुए अंग्रेजों पर हमला शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लेख विपत्ति पर विपत्ति में अंग्रेजों के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की। इस तरह की घटनाओं ने हरियाणा के नवयुवकों के गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। हरियाणा में अम्बाला क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनकर उभरा। अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर सिकेश क्रांतिकारी गतिविधियों का कट्टर विरोधी था। उसने इस तरह की गतिविधियों में शामिल युवाओं पर कठोर कार्यवाही की। इसीलिए यहाँ के क्रांतिकारियों ने उसको बम से उड़ाने के लिए उसके घर में बम रख दिया, लेकिन किस्मत से उस रात वह घर नहीं आया और उसका नौकर इस बम की चपेट में आकर घायल हो गया। अब डिप्टी कमिश्नर को इस बात का पता चला तो वह बौखला गया तथा क्रांतिकारियों के दमन के लिए पूरा जोर लगा दिया, परंतु वह क्रांतिकारियों के हौसले तथा जज्बे को तोड़ने में नाकाम रहा। क्रांतिकारियों की देशभक्ति की भावना को सोहन सिंह भकना के कथन में समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि हम सिख अथवा पंजाबी नहीं हैं, हमारा धर्म देशभक्ति है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के लोगों ने भी धन और सैनिक सहायता देकर अंग्रेज़ों की मदद की। यहाँ पर कांग्रेस नेताओं जैसे नेकीराम शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, बाबू मुरलीधर के
ने यहाँ के लोगों से अपील की कि वे युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दें। इन नेताओं का विश्वास था कि यदि वे अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे तो बदले में अंग्रेज़ उन्हें कुछ सुविधाएं जरूर देंगे, जबकि कुछ नेताओं का मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद करने पर उन्हें खान बहादुर राय बहादुर जैसी उपाधियां तथा वायसराय व गवर्नर की परिषद के सदस्य चुने जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार कुछ नेताओं अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेज़ों की सहायता करना चाहते थे। वह उनकी अपील पर जनता ने भी इस कार्य में सहयोग दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के लोगों के लिए सेना में भर्ती होने के अच्छे अवसर उत्पन्न हुए। हरियाणा आर्थिक विकास की तुलना में अन्य प्रांतों से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि की स्थिति खराब थी। इससे हरियाणा में चारों ओर गरीबी व बेरोजगारी का माहौल था। इसीलिए यहाँ के युवकों ने सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। जिस समय हरियाणा के नेताओं ने लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील की तो हज़ारों की संख्या में लोग सैनिक बनने के लिए तैयार हो गए। उस समय सरकार सेना में लोगों की भर्ती कराने वाले दलालों को कमीशन के रूप में धन भी देती थी। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के सैनिकों की भागीदारी को हम तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। हिसार जिले के सैनिकों की संख्या 15,641, रोहतक के 22,144, गुड़गांव 17,180, करनाल 6,553, अम्बाड़ा 8,341 और देसी राज्य में 14,322 सैनिकों की संख्या थी। पहले विश्व युद्ध के हरियाणा पर जो प्रभाव पड़े उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले विश्व युद्ध समाप्त होते ही लगभग 15,500 हरियाणा के सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया। इन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेजी सरकार ने लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें पुरस्कृत किया। सरकार ने लोगों को खान बहादुर राय बहादुर और सरदार बहादुर जैसी उपाधियां दी। हरियाणा में ऐसे 50 लोग थे जिन्हें सरकार द्वारा उपाधियां दी गई। 19 लोगों को उनकी वफादारी के लिए प्रशस्ति पत्र तथा 14 लोगों को दरबार में स्थान दिया गया। युद्ध समाप्त होते ही सभी उद्योग व कारखाने बंद होने के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए। युद्ध के बाद हरियाणा में कपड़े का उत्पादन 50% कम हो गया था, जिससे असंख्य लोग बेरोजगार हो गए। युद्ध के समय ज़्यादातर किसान सेना में भर्ती हो गए थे, जिससे कृषि का भी इस क्षेत्र में पतन हो गया। कृषि के पतन के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि हुई। युद्ध के समय अनाज को विदेशों में भेज दिया गया, जिससे हालात बेकाबू हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा के निवासियों ने अंग्रेज़ों को हर संभव सहायता दी थी। यहाँ के हज़ारों युवक सेना में भर्ती हुए। इसके पीछे उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ देश प्रेम की भावना भी निहित थी। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने आम जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध के बाद हरियाणा में बेरोजगारी, गरीबी, कृषि में अवनति, मूल्यों में वृद्धि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए पहले विश्व युद्ध में हरियाणा पर अच्छे कम और बुरे प्रभाव ज़्यादा पड़े। अगला है होम रूल आंदोलन। पहले विश्व युद्ध के शुरुआत के बाद कांग्रेस की अपील पर जब सब लोग औपनिवेशिक सरकार की जन धन मन से सहायता कर रहे थे, उस समय कुछ नेताओं ने अंग्रेज़ों की इस नाजुक स्थिति का लाभ उठाने के लिए 1916 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जिसे होम रूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इकट्ठे होकर इस समय अंग्रेज़ों से स्वराज्य की मांग की। इस आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट कर रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल आंदोलन की शाखा स्थापित की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों से स्वराज्य प्राप्त करना था। इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनका यह कथन कुछ ही समय में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया था। उस दौर का यह सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक नारा बन चुका था।
हरियाणा में इस आंदोलन का श्री गणेश तिलक जी के शिष्य पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किया गया। पहले विश्व युद्ध की मजबूरियों को देखते हुए इस समय सरकार काफ़ी सतर्क थी। हरियाणा में पंडित जी की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें तुरंत बुला लिया था। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वे सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसकी सज़ा के तौर पर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। पंडित नेकीराम शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे जिस कार्य में लगे हुए हैं उसको लगातार जारी रखेंगे। सरकार यदि उनको गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाना चाहती है तो वह काम अभी तुरंत करें। डिप्टी कमिश्नर ने डांट टपट कर उन्हें जाने दिया। अगला है रोलेट सत्याग्रह। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए। इन आंदोलनों को दबाने के लिए 1919 ईस्वी में रोल्ट एक्ट पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। वह व्यक्ति अपने पक्ष में न तो वकील रख सकता था और न ही अपील कर सकता था। भारत के लोगों ने इस कानून को अंधा कानून या काला कानून कहकर इसका विरोध किया। इस संबंध में बम्बई में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का आयोजन हुआ। गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की, परंतु बाद में यह तारीख 6 अप्रैल कर दी गई। हरियाणा में 30 मार्च 1919 ईस्वी से 19 अप्रैल 1919 ईस्वी तक आंदोलन चला। सभी जिलों और तहसीलों में कांग्रेस केंद्रों पर सभाएं आयोजित की गई। आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। हरियाणा के लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हरियाणा के लिए चले गांधी जी, परंतु 10 अप्रैल को अंग्रेज़ों ने उन्हें पलवल नामक स्थान से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर बम्बई जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई से हरियाणा के लोगों में आक्रोश भर गया। जगह जगह प्रदर्शन हुए। सरकार के विरोध में जुलूस निकाले गए। सार्वजनिक सभाओं में अंग्रेज़ों की नीतियों की कटु निंदा की गई। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल डायर के आदेश से गोलियों की बरसात कर हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में 389 लोगों की मृत्यु हुई तथा 1200 लोग घायल हुए, लेकिन कांग्रेस के द्वारा नियुक्त की गई जांच रिपोर्ट में मृतकों की वास्तविक संख्या 1000 तथा घायलों की संख्या लगभग 3000 थी। इस हत्याकांड की चारों ओर आलोचना हुई। इस घटना ने हरियाणा के माहौल में भी गर्मी ला दी थी। हरियाणा ने विरोध को दबाने सरकार ने हरियाणा में विरोध को दबाने के लिए इस क्षेत्र में सेना का फ्लैग मार्च करवाया। यहाँ की जनता ने इस घटना पर अपना विरोध प्रकट करते हुए 14 अप्रैल को बहादुरगढ़ स्टेशन पर हमला कर दिया। वहाँ की टेलीफोन व्यवस्था को भंग कर दिया गया। रोहतक में क्रांतिकारियों का संदेश नामक पोस्टर लगाए गए। कैथल के रेलवे स्टेशन पर भी विरोधियों द्वारा तोड़फोड़ की गई। सरकार ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर होने वाली सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी आंदोलन लगातार चलते रहे। रोहतक जिले में अनेक स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। हरियाणा इन सभी के आधार पर यही कहा जा सकता है कि हरियाणा 1885 से लेकर 1919 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा अखाड़ा बनकर उभरा। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रत्येक राष्ट्रीय घटना की प्रतिक्रिया सबसे पहले यहाँ के लोगों में होती थी। शैक्षिक दृष्टि से कमज़ोर होते हुए भी हरियाणा के लोगों ने वर्णित काल में होने वाले आंदोलनों में जान की बाजी लगा दी। नेताओं में लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है।
पहले विश्व युद्ध जैसे समस्त घटनाओं में यहाँ की जनसामान्य जनता तथा नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। इस काल में हरियाणा प्रदेश राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए हमेशा राष्ट्रीय पटल पर छाया रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती चरण के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत को जब से ब्रिटेन के साथ संबंध स्थापित हुआ है, इसके इतिहास में जनता का क्षोभ तथा उत्साह इस सीमा तक पहले कभी नहीं पहुंचा था। तो बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, लोगों की भागीदारी।